हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यह प्रश्न आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम, वहाँ 10वीं क्लास को यह प्रश्न पूछना हर हाल में जरूरी है और ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अब पैटर्न देख सकते हैं कि पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है। 5 के जगह हालांकि दूसरा कोई डिजिट दे सकता है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न यानी सिद्ध कीजिए कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या, ये 2018 में पूछा गया था। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इस टाइप का प्रश्न पूछना है और पूछते आ रहे हैं और पूछते रहेंगे, इसलिए इस टाइप का प्रश्न आपको सीखना हर हाल में जरूरत है। अगर इस टाइप का प्रश्न आप सीख लेते हैं तो याद रखिए कि आपका 3 नंबर एग्जाम में कोई काट नहीं सकता है, इसलिए इस प्रश्न को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस प्रश्न को एक नए अंदाज के साथ हल करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीका के साथ। और याद रहे, अगर इस वीडियो में आप पूरा वीडियो तक अगर बने रहोगे कह सकते हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा। आपका समय जो आप वीडियो में भी देखने में देंगे, आपका समय हम बर्बाद नहीं होने देंगे, ये मेरा गारंटी है। आप वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरा ही पूरा समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये सब कोई जानता है कि हाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन साबित करना होगा कि कैसे रूट जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। करेंगे इसको, मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। पहले मान लीजिए, क्या मान लीजिए? पहले एक परिमेय। पहले क्या किए? पहले मान लिए। पहले मानना ही पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जब भी पूछे कि सिद्ध करे कि रूट 7 या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। लास्ट में जाके तब इसका जो भी नियम बनता है उसके आधार पर हम जाके क्या करेंगे? सिद्ध कर देंगे कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रमाण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। माना कि रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आप बताइए, अगर परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का क्या प्रॉपर्टीज होता है, यानी क्या उसका गुण होता है। परिमेय संख्या वही ना होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके, जहां पर दोनों मतलब p बाई क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जहां पर हर का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में तो लिखा जाना चाहिए ना, जहां p और q, जहां कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू जो है सर वो 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तथा और लिख लीजिए कि p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इस बात को आप लिख लीजिए। जहां सर सहअभाज्य संख्या क्या होता है, देखते रहिए पता चल जाएगा। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या, कि ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो मान के चलिए क्या, अगर हम 4 और 5 का एचसीएफ का बात करें तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगर 6 और 5 और 6 का बात करें, इनका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह अगर 12 और 13 का बात करें, इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा। इसीलिए क्या, ये सहअभाज्य संख्या है। दूसरी बात आप ऐसे याद रखें सहअभाज्य संख्या को, कैसे कि जो दो संख्या होंगे उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि 10/12 का बात करें, 10 को आप 2 गुना क्या लिख सकते हैं? 5। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 6 लिख सकते हैं ना। लेकिन इसके बीच में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है? लेकिन सहअभाज्य संख्या कहता है सर, क्या कहता है कि इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे संख्या, अगर 6 और 8 का ही बात करेंगे अब, तो यहाँ पर इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 तिया 6। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 चौका 8। फिर भी यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब कि जिस संख्या के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वह आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या वही हो सकता है जिनका बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बताइए कि अब यहां पर देख सकते हैं कि ये 5 में रूट लगा हुआ है और पी क्यू में रूट लगा हुआ नहीं है।
तो यहाँ होता क्या है कि जब कोई रूट वाला संख्या किसी दूसरे संख्या का बराबर उसमें रूट ना हो तो इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर सर। अब इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, √5 पर स्क्वायर, और उसके बाद p/q के रूप में भी जिसको लिखे हैं इसको भी स्क्वायर, दोनों में क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म, रूट कट जाएगा, क्या बच गया 5 बराबर। अब यहाँ पर क्या हो गया, p गुना p, तो p का स्क्वायर, q गुना q, तो q का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यस हुआ। आगे आगे यहाँ दे सकते हैं क्या, 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p गुना क्या हो जाएगा 1, तो p स्क्वायर, 5 गुना क्या हो जाएगा q, तो q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर समझने वाला बात है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर समझ जाते हैं तो समझिए आपका हल ये हो गया। अब थोड़ा सा आप एक बात बताइए कि जिस संख्या के गुणनखंडों में, है ना, जिस संख्या, मान के हम बोलना चाहते हैं कि जिस संख्या, कोई भी संख्या अगर होता है उसका गुणनखंडों में जो संख्या होती है उन संख्या को उस संख्या से भाग लगता है कि नहीं लगता है। बात नहीं समझे ना, समझिए। अगर मान के चलिए कि 10 का गुणनखंड हम अगर करें तो 10 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, है ना। आप बताइए कि 10 का गुणनखंडों में कौन शामिल आ गया सर, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। क्या 2 से 10 में भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, 5 से 10 में भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है ना। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि 5q स्क्वायर है, 5q स्क्वायर है, इसका मतलब कि 5q स्क्वायर में आप यहाँ 5 से भाग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना। मान के चले कि q का वैल्यू कुछ और हो सकता था, कुछ होगा तो 5 से गुना होकर कुछ और वैल्यू देगा, बात सही है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब कि 5 से यहाँ पर भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंडों में जो उसका एक गुणनखंड होता है उस गुणनखंड से भाग लगता है, लगता है ना, लगता है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 5q में ये 5q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, चूंकि 5q स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है। ये बात को लिख दीजिए दोस्तों। अब बताइए कि अगर 5q स्क्वायर, अगर 5q स्क्वायर अगर ये 5 से क्या है, 5q स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5q स्क्वायर का बराबर में कौन है सर, p स्क्वायर, कौन है, p स्क्वायर, ठीक है, कौन है, p स्क्वायर। इसका मतलब यदि 5q स्क्वायर को 5 से भाग लग सकता है और 5q स्क्वायर का बराबर है p स्क्वायर, इसका मतलब p स्क्वायर में भी 5 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है, क्योंकि 5q स्क्वायर का बराबर है p स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। ऐसे उदाहरण नहीं ले सकते हैं, मान के चलिए कि 2 आदमी है ना, अब दोनों को ताकत बराबर है, अगर उसको आप एक फैट मारते हैं आपको मार सकता है कि नहीं मार सकता है, मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। तो उसी तरह है यहाँ पर, आप समझिए अगर 5q स्क्वायर 5 से भाग लग सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए p स्क्वायर को भी, है ना, इसीलिए p स्क्वायर भी, इसीलिए p स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। इतना बात आप लिख दिए। अब सुनिए दोस्तों, और एक बात यहाँ पर, अभी और 2 बिंदु यहाँ पर लिखना है। 2 बिंदु क्या, अब यदि कोई भी संख्या का वर्ग होता है, क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग, हम बात करते हैं किसी भी संख्या का यदि वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। मान के चलिए 4 का वर्ग कितना आता है आपका, 16 आता है, कितना आता है, 16। माना कि 16 में 2 से अगर भाग लगाए तो कट जाता है कि नहीं, 8 बार में कटेगा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग किए, कोई भी, मान के चलिए 4 का वर्ग किए तो 16 आया, 16 को 2 से भाग लगाए तो लग गया। अब यदि हम स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या बचता है, 4। क्या 4 को 2 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है। तो यहाँ पर वर्ग किए तो यहाँ पर 2 से भाग लगा, वर्ग हटा दिए फिर भी 2 से भाग लगा। तो यहाँ पर एक बात हम और बोल सकते हैं कि p स्क्वायर, क्या सर, p स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो p भी आपका 5 से विभाजित होगा। यानी p स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर इसका वर्ग किए थे, वर्ग अगर 2 से विभाजित था, वर्ग नहीं करने पर भी फिर भी ये 2 से विभाजित होता ही है। इसीलिए यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर लिखिए चूंकि यदि p स्क्वायर, है ना, यहाँ पर लिखिए चूंकि यदि
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इस बात को यहां पर आप नोट कर लीजिए, ये बात को आप कॉपी में छापिए। अब इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या आ सकता है। ठीक, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दिखाई तो पड़ रहा है आपको। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या, चलिए अब यहां पर आगे करना क्या है आपको, है ना। अब थोड़ा सा क्या करना है कि P बराबर आपको 5m मान लेना है। क्या करना है, P बराबर आपको 5m मान लेना है। देखिए आप यहां पर 5m क्यों माने हैं वो बात समझिए। 5 तो माने हैं क्योंकि इसमें सिद्ध तो करना ही है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात को छोड़िए, यहां पर P जो है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 5 मान लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन सर m क्यों माने हैं, है ना। m देखिए इसीलिए माने, यहां पर पढ़िए तो P भी 5 से विभाजित है। ठीक, अब यदि P का मान 5 नहीं हुआ तो 5 के अलावा तो और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ क्या, यानी कि कह सकते हैं P का मान वही होगा, P का मान वही होगा जो कि 5 से कटने का लायक होता है और 5 से कटेगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ 5 ही 5 से कट सकता है कि 5 का पहाड़ा में जो भी संख्या आता है वो भी 5 से कट सकता है? तो 5 का पहाड़ा में जो भी संख्या आता है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, जितना भी संख्या आता है ये भी 5 से तो कट सकता है, ना। तो 5 के लिए सिर्फ 5 हो गया, बात समझे। और जैसे मान के चलिए कि 5, 10, 15, 20 P कुछ भी, तो P तो आगे, मतलब आगे P का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 5 के लिए सिर्फ 5 को, 5 का गुणनखंड लिखे तो 5 गुना 1, 10 का लिखे तो 5 दूना 10, 15 का लिखे तो 5 तिहाई 15, 20 का लिखे तो 5 चौके 20, है ना। तो ऐसे करके लिखे। एक बात बताइए कि 5 के लिए ये 5 तो हो गया, लेकिन ये सब के लिए क्या मान लिए हम, m मान लिए। क्या मान लिए, m। ठीक है, यानी कि 5 के अलावा और भी कोई पहाड़ा हो सकता है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ 5 गुना क्या हो गया 4, तो इसके लिए क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। बात वही है, बात समझ में आया आपको। ठीक है, इसीलिए अन्य संख्या के लिए भी हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो इतना थोड़ा सा हम चाहते हैं कि पूरा आपको क्लियर करके बता दें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको चाहते तो ऐसे ही तुरंत बताते कि P बराबर 5m मान लीजिए, लेकिन क्यों मान लें, ये बात तो समझाना जरूरी है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। नहीं तो ये वीडियो को है ना 7-8 मिनट में हम बना के रख देते, आपको पूरा रट्टा मार के सीख जाना पड़ता। ठीक है, जार से पूरा पढ़ लीजिए। तो आप क्या किए, हम P बराबर क्या मान लिए, 5m। अब क्या कीजिए, इसको समीकरण है ना 1 मान लीजिए, ई वाले को समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 यानी कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिए। सर P का मान समीकरण 1 में, तो P समीकरण 1 क्या है, P का स्क्वायर बराबर 5Q, है ना, 5Q स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या है, 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 25 m गुना m का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। एक बात बताइए, ये 5 किस में है, गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में, है ना। यानी 25 को सर 5 बार में काट देगा, कितना बार काट देगा, तो यहाँ आपका आ गया 5m स्क्वायर, यहाँ पर आ गया Q का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ गया, Q का स्क्वायर, याद रखिए। अब एक बात बताइए, जो लॉजिक यहाँ हमने लगाया था वही बात यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये जो 5m है, 5m स्क्वायर जो है ना, ये 5m स्क्वायर आपका 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक, इसीलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है,
अब यहाँ समझ गए, ये 5 से अगर विभाजित था तो ये भी 5 से विभाजित, क्योंकि इसका बराबर यह है ना। अब मान के चलिए क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से क्या है, विभाजित है ना। यहाँ पर इसके आधार पर लिख सकते हैं कि चूंकि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक आप पहले छापिए, इसके बाद हम आपका क्या करते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं आंसर क्या हो सकता है ना। आपको दिखाई पूरा पड़ रहा है। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्यू छूट गया दोस्तों, आप लिख लीजिए वहां पर, क्या लिख लीजिए, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इस बात को आप वहां पर लिख लीजिए, ठीक है, अपना कॉपी में। तो यहां तक आप इसको उतार लिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा बात बता के आपको लिख देते हैं आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हुआ और पी भी 5 से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, पी 5 से विभाजित हुआ, यहाँ पर लिखे हमने क्या कि पी भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर सेम लॉजिक आया, क्या लॉजिक आया, यहाँ पर क्यू भी क्या है, 5 से विभाजित है। यहाँ पर पी 5 से विभाजित हो रहा है, बात को समझिए, क्या हो रहा है दोस्तों कि P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। लेकिन जरा बताइए हमको, आपको यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो सअभाज्य संख्या होती है, उनका HCF 1 होता है और उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन बताइए कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों का गुणनखंडों में 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, दोनों का गुणनखंडों में 5 आ रहा है। तो हम बताए थे ना कि कुछ मतलब दो संख्या ऐसा होगा जिनका गुणनखंडों में सेम संख्या नहीं पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर P और Q का गुणनखंडों में सेम संख्या पाया जाता है, यानी कि P भी आपका 5 से कट रहा है तो Q भी आपका 5 से कट रहा है। आप थोड़ा सा बताइए यहाँ पर कि अगर 4 और 5 का बात करें, 4 और अगर 5 का बात करें, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5, सॉरी रुकिए, तो यहाँ पर इनका HCF क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर 5 से 5 कट रहा है तो 4 से 4 कटेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन 5 से अगर 5 कट रहा है तो 5 से 4 कटेगा, नहीं ना कटेगा। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों, Q भी आपका P भी आपका 5 से कट रहा है और Q भी आपका 5 से कट रहा है, यानी कि दोनों का गुणनखंडों में, P का गुणनखंडों में 5 है और Q का भी गुणनखंडों में 5 है। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि ऊपर जो हमने माना था वह हमारी गलत अवधारणा थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आप लिख दीजिए और आपको 100% अंक मिलना। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप सब बात यहाँ पर देख लिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है, अगर आप इस तरह से अगर हल कर देते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर हम लिख देते हैं, किस तरह से आंसर करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर और 1-2 लाइन लिखना होगा, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, आप इसको छाप लीजिए, है ना। आपको 5 की जगह कोई भी संख्या दे दे, इसी तरह हल करना है। चलिए हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, कहाँ पर, नीचे में ही मिटा दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा क्या लिखे, चूंकि लिखिए, चूंकि है ना, सटीक लगता है, चूंकि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होता है, होता है, इसीलिए, है ना। अब P और Q अगर दोनों विभाजित होता है तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हमारी, या कह सकते हैं ऊपर हमने जो माना था वह गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5, है ना, √5
एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय, अपरिमेय है ना, अपरिमेय लिखिए, अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। आपको यदि दोस्तों एग्जाम में रूट 5 के अलावा यदि रूट 11, रूट 7 और भी कोई संख्या पूछ दे, यानी सिंगल वाला संख्या आपको कुछ पूछ दे, रूट 2 भी पूछ सकता है, तो आप प्रोसेस इसी तरह जारी करेंगे। यहाँ पर हमने p बराबर 5m माने थे ना, अगर आपको सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आप यहाँ रूट क्या मानिएगा? 3m मानिएगा। क्या मानिएगा? 3m मानिएगा। अगर 2 पूछ दे तो 2m, अगर 7 पूछ दे तो 7m। लेकिन इसी तरह से आप हल कीजिएगा, ठीक है। यदि इस वीडियो आपको समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ।